Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो में हम MGB 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स कवर करेंगे एंड अगर आपने अभी तक MGB 10 और 11 के लिए जो आपका गेस्ट पेपर है फॉर योर एग्ज़ाम उसे परचेज नहीं किया है तो आप इस नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए जो गेस्ट पेपर्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, यानी कि अगर आपको कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, संघर्ष का क्या करना है, आपको समाधान करना है, तो वहाँ पे संघर्ष का आकलन करना कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट क्या होता है गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट यानी कि संघर्ष आकलन रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एनालिसिस, पूरा एनालाइज करना, ठीक है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का नेचर, उसके कॉजेज, उसके एक्टर्स, उसके डायनामिक्स एंड उसका जो पूरा इम्पैक्ट है कि कौन कौन से पक्ष हैं उसके अंदर, ठीक है, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना आपका कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट के अंतर्गत आता है। संघर्ष आकलन का तात्पर्य है किसी संघर्ष की प्रकृति, कारणों, संबंधित पक्षों, उसकी गतिशीलता और प्रभावों के व्यवस्थित विश्लेषण से है। इट इज अ फाउंडेशनल स्टेप इन द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एज इट हेल्प द पॉलिसी मेकर्स, मीडिएटर्स एंड द पीस बिल्डर्स टू डिजाइन इन्फॉर्म्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड सस्टेनेबल इंटरवेंशंस। तो ये एक फाउंडेशनल स्टेप होता है क्योंकि ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो यह संघर्ष समाधान की आधारशिला है क्योंकि इससे नीति निर्माताओं, मध्यस्थों और शांति निर्माताओं को संदर्भ विशिष्ट, सूचित और टिकाऊ समाधान तैयार करने में सहायता मिलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, या उसके मतलब क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें रूट कॉज जो है कॉन्फ्लिक्ट का उसको समझा जाता है कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट हेल्प आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग कॉजेज सच एज पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एथनिक टेंशन, कि आखिर किस कारण की वजह से, ठीक है, किस कारण की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके रूट कॉज को समझना, ठीक है, मूल कारण की पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा हितधारकों और शक्ति संबंधों की पहचान में थ्रू कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट की एक्टर्स, जिसमें आपके स्टेट हो सकते हैं, नॉन स्टेट, आर्म ग्रुप, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर लड़ाई किन दो गुटों के, 2 से 4 गुटों के बीच में है, और फिर यहाँ पे संघर्ष की वृद्धि को रोकने के लिए मतलब काम किया जाता है और कुछ गलत उसका निदान ना हो उससे बचाव किया जाता है। सो विदाउट प्रॉपर असेसमेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट में मिसडायग्नोज द प्रॉब्लम, एग्रीगेट टेंशंस एंड एम्पावर स्पॉइलर्स। तो उचित आकलन अगर आप नहीं करोगे तो संघर्ष समाधान के प्रयास समस्या का गलत निदान कर सकते हैं, तनाव को बढ़ा सकते हैं या विघ्नकारी तत्वों को सशक्त कर सकते हैं। संघर्ष आकलन वृद्धि के जोखिम और अनपेक्षित परिणामों का पूर्व अनुमान लगाने में सहायक होता है। उपयुक्त समाधान रणनीतियां बना पाते हो आप। तो कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट इन्फॉर्म्स द चॉइस ऑफ टूल्स, कि आप नेगोशिएट करोगे, मीडिएशन, किस चीज़ का आप यूज़ करोगे, उसकी पूरी कौन सी आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे, ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। और मार्जिनलाइज वॉइसेस की आवाज़ यहाँ पे सुनी जाती है इसके अंदर, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बात आ रही है असेसमेंट की। तो जब आप असेसमेंट कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आप मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड करोगे, है ना। सो बाय रिकॉग्नाइजिंग मार्जिनलाइज वॉइसेस एंड जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट गाइज इंश्योर करता है इंक्लूसिव पीस प्रोसेसेस, देयर बाय इंक्रीजिंग लेजिटिमेसी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये सपोर्ट करता है मॉनिटरिंग एंड अडेप्टिव पीस बिल्डिंग को, निगरानी और अनुकूलनशील शांति निर्माण को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज बट इट इज अ continuous assessment allow peace processes to adapt to changing ground realities। संघर्ष आकलन
एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर आपको आकलन करना पड़ेगा। तो संघर्ष समाधान के लिए संघर्ष आकलन अनिवार्य है। यह कारणों, अभिनेताओं और गतिशीलता की गहरी समझ प्रदान कर विफलता के जोखिम को कम करता है और अस्थायी शांति के बजाय स्थायी शांति की दिशा में योगदान देता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको गांधी जी का जो स्वराज है उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताना है। सो गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज डिड नॉट मेयरली मीन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ये केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं करते, बल्कि ये बात करते हैं सेल्फ रूल की, जो आपके मॉरल, सोशल, इकोनॉमिक फ्रीडम, हर तरीके की फ्रीडम की बात की जाती है। तो गांधी की स्वराज की अवधारणा केवल ब्रिटिश शासन के राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह आत्मशासन की एक व्यापक संकल्पना थी, जो नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर आधारित थी। गांधी जी के अनुसार स्वराज उतना ही व्यक्तिगत आत्मसंयम से जुड़ा था जितना राष्ट्रीय स्वतंत्रता से। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो स्वराज है वो आपके गाइस किससे जुड़ा हुआ है? सेल्फ डिसिप्लिन से भी जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली विद योर नेशनल फ्रीडम। वन ऑफ द सलाइंट फीचर्स ऑफ गांधी जी स्वराज वॉज सेल्फ कंट्रोल। अब गांधी के स्वराज का एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल और मॉरल डिसिप्लिन है। ही बिलीव्ड दैट ट्रू फ्रीडम कुड बी अचीव्ड ओनली व्हेन इंडिविजुअल्स लर्न टू गवर्न देमसेल्व्स एथिकली। आप ट्रू फ्रीडम कब प्राप्त कर सकते हो? जब आप नैतिक रूप से शासन करना सीखोगे। अनदर जो इंपॉर्टेंट था वो गाइस क्या था? पॉलिटिकल स्वराज की भी बात होती है ना। पॉलिटिकल स्वराज का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, कि उस समय जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने हमें डोमिनेट किया हुआ था उससे आज़ादी पाना। तो एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता राजनीतिक स्वराज थी, जिसका अर्थ विदेशी शासन से मुक्ति था। किंतु गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन होगी। यानी कि आपके समाज में न्याय होना चाहिए, साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो आर्थिक समानता है वो होनी चाहिए। इसके बिना आप कितनी भी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लो, वो क्या रहेगी? आपकी अर्थहीन रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो गांधी स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द विलेज स्वराज। गांवों को वो सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की वो बात करते हैं। तो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जो है वहाँ पे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, खादी को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की बात वो करते हैं। तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज पर बल दिया। उन्होंने भारत की कल्पना आत्मनिर्भर गांवों के एक समूह के रूप में की, जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और जनता शासन में सक्रिय भागीदारी करे। आर्थिक आत्मनिर्भरता स्वराज का एक अन्य प्रमुख तत्व था। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खादी और कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। नाउ Gandhi's idea of Swaraj also included social equality. He opposed the untouchability and the discrimination based on the caste and stressed unity among the different caste, religion and community. तो अलग अलग कास्ट, रिलीजन, इन सब के बीच में वो यूनिटी की भी बात करते हैं। तो गांधी का जो पूरा स्वराज की अवधारणा है वो उसमें सामाजिक समानता है एंड उसमें अहिंसा और सत्य की भी बात होती है। नाउ इन द कंक्लूजन आप बताएंगे दैट गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज वाज वेरी होलिस्टिक एंड एथिकल, एमिंग एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एक व्यक्ति की और समाज के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, रेदर देन मेयर ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर। केवल व्यक्ति और समाज के समग्र विकास की बात है, केवल सत्ता के हस्तांतरण की नहीं। नाउ अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जहाँ पे आपको जो स्टेट का रोल है, यू नीड टू इल्यूसिडेट द रोल ऑफ स्टेट इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास में राज्य की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन रेफर्स टू द प्रोसेसेस अंडरटेकन आफ्टर द एंड ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट टू रिबिल्ड सोसाइटी। जब आप किसी भी बड़े समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट देखते हो, कोई युद्ध संघर्ष देखते हो, तो वहाँ पे अब ज़रूरत पड़ेगी क्या? सोसाइटी को रीबिल्ड करने की, पावर्स को, चीज़ों को रीस्टोर करने की और पीस को स्थापित करने की। तो उसका मतलब होता है पुनर्निर्माण और पुनर्वास करना, जब कहीं पे बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है। और वहाँ पे राज्य की क्या भूमिका होती है, आप उसके बारे में बात करेंगे।
तो संघर्ष उत्तर पुनर्निर्माण और पुनर्वास से तात्पर्य है हिंसक संघर्ष की समाप्ति के बाद समाज के पुनर्निर्माण, स्थिरता की पुनः स्थापना और दीर्घकालीन शांति को बढ़ावा देने की प्रक्रियाओं से है। इन प्रक्रियाओं में राज्य की भूमिका अत्यंत केंद्रीय होती है। वन ऑफ द मेन जो काम होता है राज्य का गाइज, वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना है। तो राज्य की प्रमुख भूमिकाओं में से एक कानून और व्यवस्था की पुनर्स्थापना है। आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज ऑफन फेस इनसिक्योरिटी, वायलेंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो संघर्ष के बाद समाज में असुरक्षा, हिंसा, संस्थागत विघटन देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में राज्य को पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करना होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी पुलिस है, जुडिशियरी है, आप उसे क्या करोगे, री करोगे। इसके बाद जो है स्टेट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाना, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जो कॉन्फ्लिक्ट के समय डिस्ट्रॉय हो गए थे उनका पुनर्निर्माण कराना, और रिफ्यूजीज का जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, विडोज हैं, ऑर्फन हैं, उन सभी लोगों को कंपनसेशन देना, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना काम होता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी एंड द डेवलपमेंट। So by restoring the market, encouraging the investment, creating the employment opportunities and supporting the agriculture and the industry, the state help to revive the economy and reduce poverty। तो मेन काम यहाँ पे स्टेट का एक और निकल के क्या आता है कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। राज्य आर्थिक पुनरुद्धार और विकास के लिए उत्तरदायी है। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज अनदर की रोल ऑफ द स्टेट। राजनीतिक सुलह और संस्थान निर्माण में राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें समावेशी शासन को बढ़ावा देना, चुनाव कराना, संस्था का सुधार करना, ये सभी शामिल होते हैं। सो द स्टेट ऑल्सो फैसिलिटेट्स सोशल हीलिंग एंड रिकन्सिलिएशन थ्रू ट्रुथ कमीशंस, जस्टिस मैकेनिज्म, लोगों को मतलब न्याय देते हुए यूनिटी को प्रमोट करना, नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब के हिसाब से भी जो स्टेट है ओवरऑल जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास का कार्य है वो करता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेट का रोल। जब भी कहीं पे संघर्ष होता है तो उसके बाद इकोनॉमी को दोबारा से उठाने में, समाज को दोबारा से उठाने में। सो दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद गाइज मैं पार्ट 2 वीडियो भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने लिए गेस्ट पेपर्स एंड जो आपके एग्ज़ाम के लिए नोट्स हैं आप उन्हें परचेज़ कर सकते हो, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आगे MGP 11 का भी एग्ज़ाम है, आप उसका भी गेस्ट पेपर अभी से ले सकते हैं।